नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक मूलचंदानी एक बार फिर आपका द बिग गुरु चैनल में स्वागत करता हूं। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं आपको लास्ट वीडियो के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन दे चुका हूं ऑलरेडी। हम लोग स्टार्टअप पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। स्टार्टअप का जो फर्स्ट वीडियो हमने बनाया था, वो स्टार्टअप के फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी कि स्टार्टअप की बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है। और इस बार मैंने आपको जो है वो फंडिंग पे वीडियो बनाने का सोचा है, और मैंने आपको लास्ट टाइम प्रॉमिस भी किया था कि मैं फंडिंग पे वीडियो बनाऊंगा। तो हम लोग जानते हैं फंडिंग के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, लेकिन उसके पहले जो प्रीवियसली हमने सीखा है उसको हम लोग नटशेल में रिवाइज कर लेते हैं। किसी भी स्टार्टअप को अगर हम जब बनाते हैं तो उसका जो जन्म होता है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से होता है, बिजनेस का, जिसको हम आइडिया ही बोल सकते हैं। लेकिन वो आइडिया जो है वो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने को होना चाहिए लेकर के। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया, उसकी फिर रिसर्च शामिल हो गई। रिसर्च के बाद में हमने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया, और हमें मेक श्योर करना है कि जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो मासेस को प्रभावित करता हो। अगर हम इसको बिजनेस बनाते हैं तो हमारे को रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो ये मैंने आपको डिस्कस किया था। जब आपको सोल्यूशन मिल जाए तब आपको इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी करनी है, कंपनी बनानी है। उस कंपनी को स्टार्टअप में रजिस्टर्ड करवाना है। स्टार्टअप में रजिस्टर्ड कैसे करना है उसके लिए मैं आपको एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अभी हम लोग सबसे पहले हम बात करते हैं फंडिंग की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फंडिंग क्या होती है स्टार्टअप की, उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्टअप की जो फंडिंग होती है वो 5 तरह की फंडिंग होती है। पहली फंडिंग होती है जिसको हम बोलते हैं प्री सीड स्टेज फंडिंग। दूसरी फंडिंग होती है उसको हम बोलते हैं सीड स्टेज फंडिंग। तीसरी होती है हमारी सीरीज ए फंडिंग। चौथी होती है हमारी स्केलिंग बोलते हैं उसको हम, जो कि होती है सीरीज बी, सी, डी और ई फंडिंग। और लास्ट में हमारा होता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग। अब क्या है इसकी पूरी कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ। हम लोग चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो जो फंडिंग होती है वो मेरे आपको पता ही होगा फंडिंग के बारे में, कि फंडिंग क्या होती है। किसी से पैसा बोरो करना, बिना किसी से पैसा लिए या हमारा बिना पैसा लगाए हम कोई बिजनेस नहीं बना सकते। क्योंकि बिजनेस करने के लिए जो इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं वो होती है रिसर्च, जो हमारा प्रोडक्ट का सिलेक्शन है वो, और उसकी होती है मार्केटिंग, और होती है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और लास्ट के अंदर होता है प्रॉफिट कमाना। तो इन पांचों चीज़ों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है, मतलब अभी जो प्रॉफिट कमाने वाले स्टेज पे हम आएंगे उसके पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि हमारे को पैसा कहाँ से मिलेगा। तो मैंने आपको बताया कि जब भी जो फंडिंग होती है वो हम बिजनेस चालू करने की सोचते हैं, उससे पहले देखते हैं कि पैसा कहाँ है हमारे पास में। तो लोग कहेंगे कि बिना पैसों के बिजनेस चालू हो सकता है क्या? तो मैं कहूँगा हाँ, बिना पैसों के बिजनेस चालू हो सकता है। अगर आपको प्रॉपर फंड देने वाला आदमी मिल जाए, या कोई आपको ऐसा आपका हितैषी मिल जाए जो आपको पैसा दे दे, तो आप लोग 100% बिजनेस बना सकते हैं। और दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक लोग वो होते हैं जिनके पास में आइडिया है पर पैसा नहीं। दूसरे वो लोग होते हैं जिनके पास में पैसा है पर आइडिया नहीं। तीसरी तरह के लोग होते हैं जिनके पास आइडिया भी होता है, समय नहीं होता, लेकिन पैसा होता है देने के लिए। तो हमें इन लोगों को पकड़ना है जो कि हमें फंडिंग दे सके। इन लोगों को क्या बोलते हैं वो मैं आपको आगे अगले वीडियो में बताता हूँ। तो सबसे पहले फंडिंग की बात करते हैं। तो मान लीजिए कि 2 दोस्त हैं, ए और बी। इन्होंने मिलकर के बिजनेस चालू करना है, ए ने और बी ने। तो ए ने और बी ने मिलके 5-5 लाख रुपए की व्यवस्था करी खुद के बचाए हुए पैसों से। तो 5 लाख रुपए ए के पास में और 5 लाख रुपए बी के पास में थे, मिलाकर के इनके पास में 10 लाख रुपया आ गया। अब इस 10 लाख रुपए को इनको बजट बना करके वाइजली इन्वेस्टमेंट करना है, और अपने बिजनेस का प्रोटोटाइप तैयार करना है, अपने बिजनेस को लेकर के मार्केटिंग करनी है, अपने बिजनेस को की सप्लाई चेन मैनेजमेंट को बनानी है, और बिजनेस को प्रॉफिट में लेकर के आना इनके लिए चुनौती है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, 10 लाख रुपए लिया, बिजनेस बनाया, कंपनी बनाई, आइडिया लेकर के आए, प्रोटोटाइप बनाया। अब आप बोलो कि सर प्रोटोटाइप क्या होता है? प्रोटोटाइप ये होता है कि मेरे पास में कोई अगर सोल्यूशन है किसी चीज़ का, तो मैं वो सोल्यूशन मासेस तक कैसे पहुंचाऊंगा, पब्लिक तक कैसे पहुंचाऊंगा, वो प्रोटोटाइप कहलाता है। तो मुझे एक मॉडल बनाना पड़ता है। वो मॉडल मैं टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाऊंगा, और एक ग्रुप को 25-30 लोगों के, 50 लोगों के ग्रुप को मैं वो सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा।
अगर उन 50 लोगों को वो सोल्यूशन समझ में आ गया और वो अब जो मेरा प्रोडक्ट आने वाला है उसके लिए एडवांस बुकिंग कर दे, पैसा दे दे, या कोई ऐसी चीज़ कर दे कि वो मेरे पे विश्वास जता दे, तो मैं मानूंगा कि मेरा प्रोटोटाइप जो है वो सक्सेसफुल हो गया। तो जो मैं आपको डिस्कस कर रहा था यहाँ पे कि प्री सीड स्टेज, ये प्री सीड स्टेज वही है। जो ये पैसा मैंने लगाया इसको मैं प्री सीड स्टेज कहूँगा, कि मेरे पास में एक आइडिया है और उस आइडिया को मुझे पब्लिक को दिखाना है, पब्लिक को वो आइडिया पसंद आना चाहिए और पब्लिक मेरे उस आइडिया में इतना इंटरेस्टेड हो जाए कि मेरे को वो एडवांस बुकिंग दे दे। अगर मेरा सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है तो सब्सक्रिप्शन पहले से ही ले ले, या मैं कहूँ कि मैं 10 दिन बाद 15 दिन बाद इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाला हूँ, इसकी एडवांस बुकिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग इतना अमाउंट देके इसको बुक करवा लें, तो लोग एडवांस बुकिंग के लिए आपको बुकिंग अमाउंट देना भी स्टार्ट कर दें। तो वो आपको कहलाती है प्री सीड स्टेज पे प्रोटोटाइप को डिजाइन करना और प्रोटोटाइप को प्रॉपर तरीके से जो है एग्जीक्यूट करना। तो ये प्री सीड स्टेज आपने 10 लाख रुपए की फंडिंग कर ली। अब आपने इतना पैसा आपके पास में है कि आप थोड़ी बहुत मार्केटिंग कर सकते हो, अपने स्टाफ को सैलरी दे सकते हो और बिजनेस के लिए जो भी आपको टूल्स चाहिए उनको आप अरेंज कर सकते हो, आपका प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हो। उसके बाद सेकेंड स्टेज जो मैंने आपको बताया वो सीड स्टेज होती है। अब आप जो सीड स्टेज था होती है जब आपके पास में आइडिया जो था वो प्रोटोटाइप में कन्वर्ट हो गया। आइडिया किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोटोटाइप में या फिर मॉडल में कन्वर्ट हो गया। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको हम एंजल इन्वेस्टर बोलते हैं या फिर इंक्यूबेशन सेंटर होते हैं। एंजल इन्वेस्टर या इंक्यूबेशन सेंटर। तो ये एंजल इन्वेस्टर या इंक्यूबेशन सेंटर या फिर प्राइवेट जो आपके लेंडर्स होते हैं, इनसे आप फंडिंग ले सकते हो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि या तो आप एंजल इन्वेस्टर की हेल्प लें या इंक्यूबेशन सेंटर की हेल्प लें। जो प्राइवेट लेंडर्स होते हैं वो एक सर्टेन परसेंटेज आपसे इंटरेस्ट का चार्ज करेंगे और आपको जो है वो इक्विटी में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, वो आपके आइडिया में इंटरेस्ट लेकर के और आपको कुछ पैसा दे देंगे और बोलेंगे भैया 3 साल के अंदर ये मुझे पैसा इतना वापस ला के दे देना। तो एंजल इन्वेस्टर और इंक्यूबेशन सेंटर जो होता है वो आपको एक सक्सेसफुल एग्जिट प्लान देंगे, आपके आइडिया में विश्वास रखेंगे, आप में इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ा से जुझारू होंगे कि इसका लड़के का आइडिया बहुत ठीक है, हमें इसमें इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। ऐसे लोगों के पास में दिमाग भी होता है, पैसा भी होता है, समय नहीं होता आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए, पर उनको आप में ट्रस्ट होता है। ऐसे लोग बहुत ब्रेन लेकर के पैदा होते हैं और ऐसे लोगों को पता होता है कि कौन सा आइडिया चलेगा, कौन सा आइडिया नहीं चलेगा, और अगर ये आइडिया चलने वाला है तो मैं अपना जो 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 50 लाख जो भी मैं इसको सीड फंडिंग कर रहा हूँ वो मैं करोड़ों में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, उस पैसे को मैं बड़ा कैसे बना सकता हूँ। तो सीड फंडिंग के लिए मैंने आपको भी ये बताया। फिर तीसरा मैंने आपको बताया कि जब सीड फंडिंग हो जाएगी तो हमें सीरीज ए फंडिंग करनी पड़ेगी। सीरीज ए फंडिंग, तो सीरीज ए फंडिंग के लिए आपको वेंचर कैपिटल जो फर्म है या फिर आपको स्टार्टअप सपोर्ट करने के लिए जो एजेंसीज हैं इनके पास में जाना पड़ेगा और ये आपको वीसी फर्म, एजेंसीज, शोज, इन्वेस्टर्स, इन लोगों की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी और इन लोगों की हेल्प लेकर के आप सीरीज ए फंडिंग कर सकते हैं। और अभी तक जो मैंने डिस्कस किया, जो मैं स्केलिंग के अंदर आपको क्या बताने वाला हूँ, तो सीरीज ए फंडिंग की जब हम स्टार्टिंग करेंगे तो हमारे पास एक आइडिया था, आइडिया से हमने सीड फंडिंग ली, तब हमारे पास प्रोटोटाइप रेडी था, लेकिन अब हमारे पास में प्रूवन बिजनेस होना चाहिए। प्रूवन बिजनेस होना चाहिए ये फंडिंग लेने के लिए कि भैया हमारे पास जो प्रोटोटाइप था हमने फंडिंग लिया और फंडिंग लेने के बाद में हमने सीड फंडिंग लेने के बाद में इतने लोगों को हमने सर्विसेज दी। हमारा पिछले 3 साल का, 2 साल का, 1 साल का जब भी आप चालू इसको करना चाहे आपके पास कुछ फिगर्स होने चाहिए, कुछ फैक्ट्स होने चाहिए और आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा इन्वेस्टर को कि कितना पैसा मेरे को मिला था और मैंने कितना उसमें से बर्न कर दिया, सैलरी की फॉर्म में, मार्केटिंग की फॉर्म में, कितने लोगों को मैंने सर्विसेज दे दी, उन लोगों का फीडबैक क्या है, मैं अभी प्रॉफिट में हूँ कि नहीं हूँ, और अगर नहीं हूँ तो कितने टाइम में प्रॉफिट के अंदर आ जाऊँगा। तो ये सीरीज ए फंडिंग जो है उसके अंदर हम लोग प्रोसीड करते हैं। जब आपकी सीरीज ए फंडिंग हो जाती है, आपका प्रूवन बिजनेस मॉडल होता है, अब आपको बिजनेस एक्सपेंशन के लिए या फिर बिजनेस स्केलिंग के लिए आपको स्केलिंग में जाना पड़ता है। स्केलिंग के अंदर बी, सी, डी, ई इस तरीके की फंडिंग होती है। सीरीज बी फंडिंग, सीरीज सी, सीरीज डी, सीरीज ई, और इसे कितने भी राउंड हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी इक्विटी बची है,
आगे के राउंड चलाने के लिए, और आपके जो बिजनेस मॉडल है वो किस लेवल तक पहुंचा है, कितनी ऊंचाई तक आपने अपने बिजनेस को पहुंचाया है। ये सारा काम जब आपका एक एस्टैब्लिश बिजनेस बन जाता है, एक एस्टैब्लिश ब्रांड बन जाता है, तो लास्ट में हम लोग आते हैं आईपीओ पे, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग पे, मतलब कि आपके आइडिया को, आपके बिजनेस को जो है स्टॉक मार्केट पर लेकर के जाने का और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर से पैसा जुटाने का। तो इस तरीके से मैंने आपको फंडिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के इस माध्यम से इसको समझाता हूँ। तो देखिए, मैंने आपको कहा कि दो दोस्त थे, एक का नाम ए था, एक का नाम बी था। ए ने 5 लाख रुपए लगाया, बी ने 5 लाख रुपए लगाया। ए 50% का मालिक था, बी 50% का मालिक था। दोनों ने 10 लाख रुपए लगाए। इसमें इन्होंने क्या करी, इन्होंने प्री सीड फंडिंग करी, जिसको हम बूट स्ट्रैपिंग भी बोलते हैं। अब ये लोग सीड फंडिंग के लिए किसी के इन्वेस्टर के पास गए, सीड फंडिंग के लिए, और इन्वेस्टर ने बोला आपका आइडिया बताओ। इन्होंने आइडिया बताया। इन्होंने बोला हम इसका प्रोटोटाइप बनाना चाहते हैं, हमने थोड़ा बहुत की अपनी मेहनत से ये प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है, लेकिन इसको अभी हमें मासेस तक पहुंचाना है, हमें मार्केटिंग के लिए बजट चाहिए और हमें अपने आप को एक्सपेंड करना है, उसके लिए बजट चाहिए। इन्वेस्टर ने बोला, ये इन्वेस्टर है, मुझसे बना था, इन्वेस्टर की नाक होती है, ऊंची होती है, तो उसने इन्वेस्टर ने बोला कितना पैसा चाहिए। ए और बी ने कहा कि मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, 50 लाख रुपए मिलते ही हमारा काम हो जाएगा। इसमें बोला ठीक है, कितना परसेंट इक्विटी दोगे? तो ए और बी ने बोला कि सर हम आपको 5% इक्विटी देंगे। तो इन्वेस्टर ने बोला 5% इक्विटी तो बहुत कम है, 50 लाख रुपए आप ले रहे हो, ऐसा कोई प्रूवन बिजनेस मॉडल भी नहीं है आपका, ऐसा करो मुझे 10% दो 50 लाख रुपए। तो अभी तक इनकी जो वैल्यूएशन थी वो केवल 10 लाख रुपए पे 100% थी, लेकिन इसमें इनकी मेहनत, इनका आइडिया, जो इन्होंने इस बिज़नेस को बनाने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए जो रिक्वायरमेंट थी, बेसिक रिक्वायरमेंट थी, उसकी कीमत जो होती है ना, उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा। तो जो बौद्धिक संपदा होती है उसके पैसे होते हैं। तो इन्होंने जो दिमाग लगाया, इन्वेस्टर ने उसको 50 लाख रुपए दिया और बदले में 10% इक्विटी ले ली। अब आप देखिए कि वो कैसे चीज़ें हुई, मतलब इन्वेस्टर ने जब 50 लाख रुपए दिया और 10% इक्विटी हो गई, तो ये बिजनेस की वैल्यू कितनी हो गई? 5 करोड़ की। मतलब अब जो राउंड जो फंडिंग हुई थी, प्री सेड फंडिंग, उसको बोलेंगे कि भैया 5 करोड़ रुपए उन्होंने फंडिंग कर ली। तो ये 50 लाख 10% है, तो 500 लाख 100% पे हो गया, मतलब 5 करोड़ रुपए आपका 100% पे हो गया। अब जो इक्विटी का डाइल्यूशन होगा इस स्टेज पे, वो कितना होगा वो मैं भी आपको बताता हूँ। इस स्टेज पे जो डाइल्यूशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। देखिए, अब हो गए इन्वेस्टर ए और बी। जो इसका 5 लाख रुपया था, किसका? ए का। इन्वेस्टर ने 50 लाख रुपए डाल दिया और 10% का मालिक हो गया। इसने 5 लाख रुपए डाला था, लेकिन 45% जो है वो अभी भी इसके पास में है। 5% इसने डाइल्यूट किया और 5% इसने डाइल्यूट किया। तो इसका जो 5 लाख रुपए था वो इस प्रपोर्शन में दोनों का जब 5 करोड़ रुपए हो जाता है, तो आप ये मान के चलिए कि 4.5 करोड़ दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसका वैल्यू हो गई 2.25 CR, इसकी वैल्यू हो गई 2.25 CR। 5 लाख से बन गया इनका 2.25 करोड़। फिर इन्होंने जो 50 लाख रुपए मार्केट में लेके आए, सिस्टम में लेकर के आए, उससे इन्होंने मार्केटिंग करी, प्रोटोटाइप को प्रूव किया। अब इनको फंडिंग की रिक्वायरमेंट थी, तो सीड फंडिंग के बाद में ये लोग आए सीरीज ए फंडिंग में। अभी जब सीरीज ए फंडिंग के लिए आए, तो ये वेंचर कैपिटल के पास में गए और इन्होंने जो है बाकी लोगों से अप्रोच किया, तो इनको इन्वेस्टर मिल गए। और अब की बार जो राउंड हुआ वो हुआ 20 करोड़ रुपए, 20 CR। पहले कितना था ये राउंड? आपको क्या लगा? 5 CR पे। अब इनकी वैल्यू हो गई 20 CR। अब 20 CR में जब ये सीरीज ए फंडिंग लेकर के आए, तो आप मान लीजिए जो इन्वेस्टर ए था उसने 50 लाख रुपए लगाया। ए जो बिजनेस प्रमोटर था
उसके पास में 2.25 CR की होल्डिंग थी 45%, और जो बी था इसके पास भी 2.25 CR की होल्डिंग थी 45%, और इसके पास होल्डिंग थी 10%। तो अब इन तीनों ने 20 करोड़ के राउंड पे 2 इन्वेस्टर और खरीद लिए, 2 इन्वेस्टर और ले लिए, और बदले में उनको 20% इक्विटी दे दी। ठीक है, 20% इक्विटी इन लोगों ने दे दी। तो क्या हुआ कि जो 20 CR था इस पे इन्होंने 20% इक्विटी, मतलब 4 करोड़ रुपया किसी से ले लिया। ठीक है, 20 करोड़ का 20%, 4 करोड़ रुपया हो गया। अब जो नया इन्वेस्टर आया है उसको हम बोलेंगे इन्वेस्टर बी और इन्वेस्टर सी। इन्वेस्टर बी ने 2 करोड़ रुपए दिया और 10% की इक्विटी ले ली। इन्वेस्टर बी ने 2 करोड़ रुपए दिया और 10% की इक्विटी ले ली। अब जो इन्वेस्टर ए ऑलरेडी इनके साथ में था उसने अपनी इक्विटी देने से मना किया, उसका 50 लाख रुपया कितना बन गया? 2 करोड़ रुपया, 10% की होल्डिंग के साथ में। तो उसको 1.5 करोड़ रुपए का मुनाफा यहाँ तक हो गया। और बाकी जो हमारे ए और बी जिनका आइडिया था उन्होंने अपनी 20% इक्विटी डाइल्यूट करी, मतलब कि इनके पास अब 35% इक्विटी हो गई और इसके पास में भी 35% इक्विटी हो गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 20 करोड़ की 35% इक्विटी होती है 7 करोड़ रुपए। तो 7 करोड़ रुपया ए के पास में हो गया और 7 करोड़ रुपया बी के पास में हो गया। इस तरीके से जो इन्होंने 10 लाख रुपया घर से लगाया था ना, 5-5 लाख रुपया करके, उसकी कीमत 7 करोड़ रुपए हो गई। इस इन्वेस्टर ने जो 50 लाख रुपए लगाया था इसका पैसा 4 गुना हो गया, इसकी कीमत 2 करोड़ रुपया हो गई। इसी तरीके से ये लोग आगे बढ़ते जाएंगे और सीरीज बी, सीरीज सी, सीरीज डी और सीरीज ई फंडिंग जुटाते जाएंगे। पुराने इन्वेस्टर बाहर निकलते जाएंगे, नए इन्वेस्टर अंदर आते जाएंगे, और जो ए और बी थे जिनकी कोर कंपनी थी, जो 100% के मालिक थे पर 50-50% के, जो 35 पे सीरीज ए में आ गए थे, वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप मान के चलिए कि इनके जो 50 इन्वेस्टर्स होंगे उनके पास मिला के 40% शेयर होंगे और इन दोनों के पास में मिला के 30% शेयर ईच होंगे। और अभी जो इन्होंने 5 लाख रुपए लगाया था वो सीरीज ई तक आते आते ये बन जाएगी यूनिकॉर्न कंपनी। हो सकता है इस स्टेज पे बन जाए यूनिकॉर्न अगर इन्होंने ढंग से काम किया तो, पॉसिबिलिटी है। तो इस तरीके से कंपनी को फंडिंग मिलती है, कंपनी आगे बढ़ती रहती है बिना एक पैसा लगाए, केवल अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, अच्छा बिजनेस आइडिया लेकर के, अच्छे इन्वेस्टर्स को अपने साथ जोड़ करके, अच्छा प्रॉफिट दिखा करके इन्वेस्टर को भी कमाने के लिए अपॉर्चुनिटी दे सकती है, खुद भी कमा करके बाहर निकल सकते हैं और बहुत अच्छा बिजनेस बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये आप मान के चलिए कि ये डायमंड डिगिंग का बिजनेस है एक तरह से, कि अगर आपको एक डायमंड की पहचान है कि वो कितना नीचे जमीन के किस लेवल पे आपको मिलेगा और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो आप निश्चित रूप से बिजनेस बना सकते हैं। और आपका इन्वेस्टर अगर उसको पता है सच्चे हीरो की तलाश में कैसे कर सकता हूँ, उनको तलाश कैसे सकता हूँ और तलाशने के बाद उनको तलाश कैसे सकता हूँ, अगर वैसा करता है तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग और आपका जो इन्वेस्टर है वो बहुत ही जल्दी रिच, सुपर रिच इन्वेस्टमेंट करके स्टार्टअप में आगे बढ़ सकता है। क्योंकि जो है मेरे भारत के अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिक्कत है तो सिर्फ ये है कि उन प्रतिभाओं को मौका नहीं मिलता, उनको तराशने के लिए जो है बढ़िया जौहरी नहीं मिलता। सभी हीरे हैं लेकिन उन हीरो की पहचान करना आवश्यक है और उन हीरो को तराशने के लिए बढ़िया जौहरी की आवश्यकता है। तो जो मेरे इन्वेस्टर्स हैं, जो वेंचर कैपिटल फर्म है, जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, ये सब लोग क्या है, वो जौहरी हैं जो कि लोगों को तराशते हैं, जिनके पास सुविधाओं की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, उनके पास अच्छा बिजनेस आइडिया है, वो बिजनेस बनाना चाहते हैं, वो बिजनेस बना सकते हैं, उन लोगों को तराशते हैं, खुद का भी भला करते हैं, उनका भी भला करते हैं, भारत का भी भला करते हैं और मासेस का भी भला करते हैं, क्योंकि मासेस को जो उनकी प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन मिलता है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। इतना प्रेम देने के लिए आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो सीरीज 3 में, इसमें वीडियो सीरीज के अंदर थर्ड पार्ट में बनाने जाऊंगा, उसके अंदर लेकर के आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।